हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, हमने यहाँ अब तक 17 पार्ट कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के। आज हमारा 18 पार्ट है। आपको सभी को पता है कि आईटीएस क्लासेस 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। साथ के साथ आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं और साथ के साथ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट नंबर 18, ये जो केमिस्ट्री का क्लासेस है, ये केमिस्ट्री का कोर्स है, वो 11th-12th के लिए यूजफुल तो है ही। साथ के साथ आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर एफकेट, नेट, गेट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, उनके लिए यूजफुल है। हमने पिछले लेक्चर तक कितने कवर कर लिए थे भाई? सेक्शन 7 तक कवर कर लिए थे। आज हम सेक्शन नंबर 8 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे? एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस होंगे एंड मोल कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इनमें ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे। देखो भाई, हमारा पहला ही टॉपिक क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, एक तरीके से मान के चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, पहले डेफिनेशन देखने से पहले इसको समझेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मतलब कि मैंने है ना कुछ रेफरेंस ले लिया, किसी को फिक्स मान लिया। मान लियो ये एक क्यूब है, इसका मास मैंने 1 मान लिया। ठीक है, इसके रेफरेंस में 1 केजी मान लिया। ठीक है, इसके रेफरेंस में मैं औरों का मास देखूं। मान लो ये वाला देखा, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इस वाले बॉक्स को नाम देता हूँ मैं ए, इस वाले को देता हूँ बी, इस वाले को नाम देता हूँ सी। ठीक है, मैं कहता हूँ जो बी बॉक्स है ना, वो ए बॉक्स से कितना टाइम ज्यादा है, यानी कितना टाइम भारी है या कितना टाइम ज्यादा वजन है इसका। मैं कहता हूँ 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, और ये कहता हूँ भाई सी है, वो ए से कितना गुना ज्यादा है, भारी है। मैं कहता हूँ 10 किलो। ठीक है, अगर मान के चलो, मैं क्या कर रहा हूँ कि ए का मास 2 kg लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ए का मास 2 kg लेके चल रहा हूँ, तो इसका एक रेफरेंस ले लिया कि भाई बी का मास ए से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर बी का मास इसका है ना, तो ए इसको अगर रेफरेंस लेके चला मैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसका मास भी देख रहे हैं और इसका मास भी देख रहे हैं। तो यही होता है हमारा रिलेटिव मास, मतलब कि एक चीज को फिक्स करके उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि भाई और दूसरी चीज है वो कितनी भारी है, कितना टाइम से ज्यादा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब देखेंगे किस तरीके से। तो अब एक हमारा टॉपिक छूट गया था एसटीपी का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बारे में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर आपका 1 एटमोसफियर है। ठीक है, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है, और 1 बार क्या प्रेशर है। ठीक है, तो ये कहता कि वी टेक 22.7 लीटर इंस्टेड ऑफ 22.4 लीटर। ये क्यों लिया गया? देखो, हम जनरली ये वाला टर्म देखने को मिलती है 22.4 लीटर। ठीक है, परंतु क्या हुआ, इसकी जगह पे हम ये वाला क्यों लेते हैं? एक्यूरेट ये माना जाता है। क्यों माना जाता है? वो इसके कारण होता है। हम एक्यूरेट, देखो, 1 एटमोसफेयर बिल्कुल 1 बार के इक्वल नहीं है, उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन है, इसमें 1.01। ये जो 01 फ्रैक्शन आ रहा है ना, ये 01 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो इसी के कारण हम क्या लेते हैं कई बार, जब हमें बार में मिलता है ना, तो बार में क्या लेते हैं हम? ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, थोड़ी सी टर्म ज्यादा ले लेंगे जी, 22.7 लीटर। ठीक है, अगर एटमोसफियर में हो तो हम क्या लेंगे? ये वाला 22.4 लीटर। ठीक है, तो प्रेशर का एक बार ध्यान रखना कि भाई अगर बार में दे रखा तो ये लेंगे, और अगर एटमोसफियर में दे रखा होगा तो ये वाला लेंगे। क्यों क्यों आ रहा है इनमें डिफरेंस? क्योंकि इनके कारण, क्योंकि 1 एटमोसफियर 1.01 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे हमारा जो ये टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई एटम क्या है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? एटम है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, इतने छोटे कि भी हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, मेजर करना तो दूर की बात, क्या हम इन छोटे छोटे पार्टिकल का जो मास होगा वो इंडिविजुअली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जो हमें चीज दिखाई नहीं दे रही, तो उसका मास हम क्या कैसे कर सकते हैं? किस पे वेट करेंगे? ठीक है, तो यही बात बोली गई है, वी कैन नॉट सीन, इन एटम को हम देख नहीं सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब अलग अलग भी नहीं कर सकते इनको। ठीक है, आइसोलेट का मतलब एक तरीके से हमें मिल जाए, और इनका वेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई हम किस तरीके से निकाला। ठीक है, अब ये एटम का मास है, हमें पता है भाई, एक निकाला तो हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का कितना मास है, हीलियम के का कितना है, लिथियम का कितना है, वो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, परंतु ये निकाला कैसे? ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे।
तो पहले क्या था भाई, शुरुआत से लेकर चलते हैं। इट मास कैलकुलेटेड बाय वेइंग ए लार्ज सैंपल ऑफ एलिमेंट एंड डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ एटम। ये कह रहा भाई हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल ले लेते हैं। उस सैंपल को क्या करते हैं हम, लीटर जैसे क्या करते हैं, उसका वेट ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है उसको हम लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई सॉलिड एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, उसको क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है। फिर वेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, मान लो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एटम का क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है भाई, इट मास कैलकुलेटेड बाय वेइंग ए लार्ज सैंपल। एक बड़ा सा सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, उस एलिमेंट को। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका वेट कर लो, या फिर H2O वाटर का वेट कर लो, ठीक है। एंड डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ एटम, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो एक एटम का क्या आ जाता है, मास आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक तरीके से रिलेट करके हम मास निकालेंगे। बाय एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ी थी। क्या बोल रहा था वो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कह रहा है भाई जितना उसके अंदर वॉल्यूम होगा ना, उतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पिछले लेक्चर में ही करा था, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई जितने वॉल्यूम होगा ना, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे, एटम नहीं, ठीक है, एटम नहीं मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि भाई पहले वाली जो थ्योरी थी ना, एक हाइपोथेसिस आई थी बेंजलिस के नाम से, ठीक है। तो उसका उसने बोला था एटम, पर एटम नहीं था वहाँ, क्या करेक्शन की थी हमने, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि भाई जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2 एंड वेट इट। H2 लिया और O2 लिया, इसका क्या किया हमने, ये जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है किससे, ऑक्सीजन का, मतलब कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने सेम ले लिया और उसको वेट किया, ठीक है। तो मास रेशियो आर फाउंड, इन दोनों का मास रेशियो क्या है भाई, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो मास रेशियो हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन दो एटम है तो मास इसका ही आ जाएगा, और इसका 16 टू आ जाएगा, ठीक है, O2 का ये आ जाएगा 32। इसका जब रेशियो लेंगे तो 1:16 आएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, जो रेशियो मिला है ना हमें मास का, वो क्या आया, 1:16। दिस रेशियो इज ए मोलिक्यूल रेशियो, ठीक है। ये क्या है, एक मोलिक्यूल का रेशियो है कि भाई अगर इसके, ये तो मोलिक्यूल का रेशियो है, ये किसका रेशियो आ गया, एटम का रेशियो आ गया, ठीक है। ऑफ टू गैस, दोनों गैस के मोलिक्यूल का रेशियो 1:16 आया, मीन O2 मोलिक्यूल इज 16 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन मोलिक्यूल। ये कह रहा भाई, देखो एटम के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कितना टाइम ज्यादा है, 16 टाइम है। हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, 1 बना लिया हमने, ठीक है। तो 1 है भाई, किसी से मल्टीप्लाई करो तो उसका क्या आ जाएगा, वही रिजल्ट आता है। तो ये कह रहा है भाई ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या है, 16 गुना ज्यादा मास है किसका, यह भारी है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। ये हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, ठीक है। एक तो ये मेथड था, ठीक है, कि भाई हमने क्या किया, ये करके दिखाया हुआ है कि वे 1:16 है, मतलब कि 16 टाइम ज्यादा है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ठीक है। दिस मास इज नॉट एक्चुअली, ये जो हम मास निकाल रहे थे ना, ये 1:16 यानी कि ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, ठीक है। पर ये कह रहा है भाई ये वाला है ना एक्चुअल मास नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव मास है, एक दूसरे को रिलेट करके हमने मास निकाला है, ठीक है। जब भी कोई रिलेटिव मास होता है वो एक्चुअल नहीं होता, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई एक्चुअल मास क्या होगा फिर, ठीक है, ये तो रिलेटिव मास है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टेकन एज 1, एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने 1 लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ये क्या है, एक रिलेटिव मास है, जो ऑक्सीजन का मास निकाला है 16। फर्स्टली वी टेक हाइड्रोजन आर रेफरेंस, पहले हम क्या ले रहे थे, जो ऊपर कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का मास हमने 1 मान के फिर और एलिमेंट्स और ये जो एटम है उनका मास निकाल रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से ये कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं या फिर रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज लाइटेस्ट एलिमेंट, क्यों हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं, क्योंकि ये सबसे हल्का एलिमेंट है, ठीक है। इसके इससे हल्का कोई एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद तो और जो एटम आते हैं ना, हम देखा अभी इसका मास भी 1 होता है और इसका क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है। तो ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इससे भारी होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट केम आउट इन फ्रैक्शन। तो ये कह रहा है भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया, मतलब कि फिक्स मान लिया, तो ये कह रहा है भाई जो औरों का जब हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना, तो वो फ्रैक्शन में आ रहा है,
ठीक है? तो फ्रैक्शन में आने के कारण हमें क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भई एक तरीके से अच्छे से मास नहीं आ रहा, ठीक है? उनका एक्यूरेट मास नहीं आ रहा। तो सेकंड टाइम हमने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, रेफरेंस मान लिया। देखो ये वाला जो फ्रैक्शन में आ रहे थे ना इनके मास के एलिमेंट, वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये लाइटेस्ट एलिमेंट था, बहुत ही हल्का एलिमेंट था, ठीक है? तो उसकी जगह पे हमने क्या किया लिया ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, ठीक है? ऑक्सीजन को रेफरेंस माना। तो ऑक्सीजन को रेफरेंस मानने के बाद भी हमें क्या आ रहे थे, फ्रैक्शन में मास आ रहे थे अदर एलिमेंट्स के, ठीक है? तो ये भी एक तरीके से रेफरेंस फेल हो गया। फिर उसके बाद थर्डली क्या किया हमने, वी कैन एक्सेप्ट कार्बन एज ए रेफरेंस। हमने क्या किया, कार्बन है ना जो, उसको रेफरेंस लिया, ठीक है? वी गेट अप्रोक्सीमेट करेक्ट मास ऑफ एटम। देखो ये जो ये वाला है ना एटम का मास है, वो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर आता है, ठीक है? उससे हम हर एक एटम का मास निकाल सकते हैं। एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो ये कह रहा है भाई जब हमने उससे कैलकुलेट किया और एक तरीके से ये वाला कार्बन का रेफरेंस लेके अदर एलिमेंट का कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है? एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, एक्यूरेट एटॉमिक जो एटम का मास है ना वो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है? तो आगे बात चलते हैं कि एटॉमिक मास की फिर डेफिनेशन क्या होगी जब हमने कार्बन को रेफरेंस मान लिया, ठीक है? अब कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14, ठीक है? तो हमने इन आइसोटोप में से किसको रेफरेंस माना है, कार्बन 12 को रेफरेंस माना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, मतलब कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 को रेफरेंस मान के वो हमने क्या मान लिया, कार्बन 12 को 1 मान लिया, यानी कुछ भी माना, ठीक है? इसका मास मान लिया, एक रेफरेंस मान लिया। इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन इससे कितना हल्का है, ठीक है? इस या कार्बन से जो भारी है वो कितने टाइम से भारी है कार्बन से, ठीक है? एक तरीके से रेफरेंस मान लिया हमने कार्बन को, ठीक है? तो हम अदर एलिमेंट का नंबर ऑफ टाइम्स देख रहे हैं कि भाई कितने टाइम वो एलिमेंट क्या है, हैवियर है या फिर लाइटर है देन कार्बन 12, ठीक है? एक तरीके से ये डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है? तो दिस मास आल्सो ए रिलेटिव नॉट एक्चुअल। तो ये कह रहा है भाई ये भी मास क्या है, रिलेटिव ही है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है? तो इस वाले मास को हमने एक और नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दिया, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कार्बन 12 को हमने फिक्स मान लिया, रेफरेंस मान लिया। उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन का मास देखा कि ये देखा कि भाई अगर इसका मास 12 है, ठीक है? अगर देखो ये बात तो भाई गलत होगी मेरी, ये वाला ना यहाँ पर आइसोटोप्स है, मतलब कि मास डिफरेंट होंगे इसमें, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ठीक है? तो मास डिफरेंट करेगा ये 12, 13, 14 क्या है, मास है एटॉमिक, ठीक है? कार्बन का। तो ये कह रहा है भाई कार्बन का जो मास है ना वो क्या है, 12 है, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन है, वो कितना टाइम हल्का है, 12 टाइम हल्का है, यानी कि इसको 1/12 टाइम्स क्या है, हल्का है, ठीक है? और देखेंगे आगे के मास वो क्या होंगे, जितना टाइम से उसमें भारी होगा, मतलब कि कार्बन 12 से कितना टाइम भारी होगा, ठीक है? तो अब देखते हैं भाई, ये हमने देख लिया कि भाई अगर हम कार्बन को रेफरेंस मान रहे हैं तो उसके मास को हम एएमयू से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है? आगे चलते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है? वन एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, वन एटॉमिक मास यूनिट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होगा 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमने क्या लिया, कार्बन 12 आइसोटोप लिया, ठीक है? ये बात बहुत है भाई, ये ना आगे भी आएगी जब हम एक्सप्लेन करेंगे मूल कंसेप्ट को। 1 एएमयू हमेशा याद रखना क्या होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का कितना मास है, ठीक है? कितना भी हो, ठीक है? हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी मास हो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 एएमयू आ जाएगा, ठीक है? ये बात याद रखना भाई, ठीक है? तो ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है, बस मास ऑफ आइटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप 1/12 हो जाएगा, ठीक है? उसको हम क्या बोल देंगे, 1 एएमयू बोल देंगे, ठीक है? ये वाली डेफिनेशन खास तौर पे याद रखना भाई, ठीक है? ऑल मास नाउ एक्सप्रेस्ड ऑन, इस तरीके से देखो ये जो सभी मास है ना वो हम इस स्केल पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला कार्बन 12 स्केल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको इस वाले मास को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफाइड स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक मास को हम क्या कर सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, सिंपल यू, ठीक है? इसको इससे रिप्लेस एएमयू लिखो या फिर यू लिखो, एक ही बात है, ठीक है? कि भाई कोई भी है, जैसे 12 यू मान लो कि कार्बन का मास है 12 यू, ठीक है? इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, और 12 एएमयू भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये यू इसलिए लगाया गया भाई कार्बन 12 को यूनिफाइड स्केल माना गया है, ठीक है?
अब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने पहले बताया कि भाई मास स्पेक्ट्रोमीटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या फिर डिवाइस है जिससे हम एटॉमिक मास, कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, एटॉमिक क्या हो गया, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम भाई बता सकते हैं कि भाई इस एटम का कितना मास है, ठीक है, तो ये इससे पता लग जाएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब एक बात आती है, एक टर्म आती है आइसोटोप। देखो हमने पढ़ते लिया भी ये कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होगा, ठीक है, पर आइसोटोप है क्या भाई, जिसका एलिमेंट तो सेम हो, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो परंतु इसके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 14, इसका 13, इसका 12, यही होता है, ठीक है, सेम एलिमेंट, ये क्या है, कार्बन 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 सेम एलिमेंट है परंतु इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, इसका 12, 13, 14। नाउ एटॉमिक मास टेकन एज एवरेज वैल्यू। अब बात आती है, पहले तो क्या था भाई, हमें आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं, जब आइसोटोप्स के बारे में पता लग गया तो अब एक बात और आ गई भाई, कार्बन तो बहुत सारे हैं, हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया, कार्बन 13 क्यों नहीं लिया, कार्बन 14 क्यों नहीं लिया, एक ये भी तो बात है भाई, जब हमने कार्बन ले ही लिया, ठीक है, तो कार्बन 14 और 13 में क्या वो था जो हमने 12 ही लिया, ठीक है, तो यही बात है ना, ये बता कर रहे हैं कि भाई इसकी क्या करेंगे, ये जो मान लो यहाँ पर 3 आइसोटोप है कार्बन के, तो इनका क्या करते थे, एवरेज मास देख लेते हैं, तो वही हम रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है, ऐसा वो नहीं करेंगे भाई कार्बन 12 को ही ले लिया, 13 और 14 क्यों लिया, डाउट रहेगा फिर तो, है ना, तो क्या करते हैं, इसके लिए हमने एवरेज वैल्यू निकाली, ठीक है, कार्बन 13 14 15 के ये 12 13 14 के लिए एवरेज वैल्यू निकाली, ठीक है। अरे एक बार ये वाली याद रखना कि भाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो किसके, वो क्या होगी, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम कंपेयर्ड विद एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12, ठीक है, ये बात क्या बोल रहा है भाई, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। तो ये तो आगे समझ लेते हैं भाई ये बात क्या कह रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद समझ में आएगी कि भाई ये क्या चीज कह रहा है, ठीक है, एवरेज रिलेटिव मास की क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, पहले हम क्या ले रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है, एवरेज रिलेटिव मास, ठीक है, क्या लिया हमने, नियोन लिया, नियोन का क्या लिया, 21, 20 और 22, ये 3 मास लिए, ठीक है, नियोन के 3 आइसोटोप है, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, पी आई, यहाँ पर देखो ये वाला एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए बार इज इक्वल टू समेशन पी आई ए आई अपॉन 100, पी आई यहाँ पर क्या है, परसेंटेज अबाउंडेंस ऑफ आइसोटोप, मतलब कि अर्थ के ऊपर जो नियोन है, नियोन 20, ठीक है, या फिर नियोन 21 या फिर नियोन 22, इसके अर्थ पर पाने के कितने परसेंट चांस है, ठीक है, एक तरीके से ये है कितना परसेंट वो पाया जाता है, ठीक है, तो ये होता है अबाउंडेंस का मतलब, ठीक है, अर्थ के ऊपर उसकी कितनी भाई जो अब तक प्राप्त हुई है कितना परसेंट पाया गया है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ए आई क्या है, उसका एक्चुअल में एटॉमिक मास कितना है, ठीक है, उस एटम का, और एफ आई क्या है, फ्रैक्शन अबाउंडेंस है, ठीक है, देखो एटॉमिक जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ये वाला कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये परसेंटेज में, और या फिर इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी आई की जगह क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा, एफ आई का मतलब है फ्रैक्शन अबाउंडेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम कंप्राइज्ड दैट पर्टिकुलर आइसोटोप, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम देख लेंगे, ठीक है, किसी को कंपेयर करके कंप्राइज करेंगे दैट पर्टिकुलर आइसोटोप, एक पर्टिकुलर आइसोटोप को कंपेयर करके उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, तो वही हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन अबाउंडेंस होगी, ठीक है, एक तरीके से अबाउंडेंस ही है, अर्थ पर पाए जाने वाले भाई दूसरे के कंपैरिजन में कितना पाया जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं भाई अर्थ के ऊपर मान लो ये पाया जा रहा है 2% और ये पाया जा रहा है 5% और ये पाया जा रहा है कितना बन गया 93%, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में 93 के परसेंट में तो ये कितना पाया जा रहा है और ये कितना पाया जा रहा है, ठीक है, तो वही हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन अबाउंडेंस है, एक तरीके से शॉर्ट किया गया है इसी फॉर्मूले को, ठीक है, तो ये समझ में आया कि भाई एवरेज एटॉमिक मास हमने क्यों लिया, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्यों हमने एवरेज निकाला, क्योंकि एवरेज रिलेटिव मास निकाल रहे हैं हम किसी भी एटम का, वो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन 12 से कंपेयर करके, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास क्या है 12 है, ठीक है, इसका कंपेयर किया गया है, और एवरेज क्यों लिया गया है? क्योंकि आइसोटोप्स के कारण ही हमने एवरेज लिया है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है
कि भाई इसकी फ्रैक्शन अबाउंडेंस वैल्यू है ना, हमें निकालनी नहीं है, बस हमें दी हुई होगी। ठीक है, वो दी हुई है, ये तीनों दी हुई है। भाई कार्बन नियोन 20 की क्या है, नियोन 21 की क्या है, और नियोन 22 की क्या है। ठीक है, तो उसकी फ्रैक्शन अबाउंडेंस दी हुई है ये। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे नियोन का, इन तीनों में से देखो, इन तीनों में से कैसे निकाले। भाई 20 दिया हुआ है, 20 को इससे मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन अबाउंडेंस से, फिर प्लस कर दो, फिर 21 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर दो, फिर 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस वो आ जाएगा, मतलब कि ऐड कर दो सभी को, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20.179 यू यूनिफाइड स्केल। ठीक है, तो एक तरीके से एवरेज वैल्यू जब भी निकालते हैं उसमें यूनिफाइड स्केल निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर एमयू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा भाई फ्रैक्शन वाला ये क्यों लिया, और फ्रैक्शन अबाउंडेंस का क्या मतलब है, और ये वाला अबाउंडेंस ऑफ आइसोटोप परसेंटेज अबाउंडेंस क्या है। परसेंटेज में आ जाए तो क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे, बस एक तरीके से फॉर्मूला तो एक ही है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालना हमने सीख लिया। अब कुछ एक और कर लेते हैं इसके सैंपल प्रॉब्लम। सैंपल प्रॉब्लम 1 क्या है, क्लोरीन है, उसका क्या है एटॉमिक मास ये दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास ये है, इसकी अबाउंडेंस ये है, इसकी अबाउंडेंस ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, वही तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एक अगला एक और न्यूमेरिकल है कि भाई बी दिया हुआ है बोरोन। ठीक है, उसका एटॉमिक मास ये है, इसका एटॉमिक मास ये है, मतलब कि ये क्या है भाई, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है, ये भी एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। ठीक है, इसकी जो अबाउंडेंस दी हुई है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल बोरोन, जो एवरेज एटॉमिक मास है ना वो दिया हुआ है पहले से ही, वो क्या दिया हुआ है 10.81 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई बोरोन 10.01 कितने परसेंट पाया जा रहा है अर्थ पे, 100%। देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये सैंपल प्रॉब्लम 1 वाला है, ये तो हम देखो उस तरीके से किया फ्रैक्शन अबाउंडेंस की तरीके से। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन अबाउंडेंस दी हुई थी। जो सेकंड वाला सैंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं ना वो हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। देखो ये वाला हमें क्या दी हुई है, पर से अबाउंडेंस दी हुई है ये आइसोटोप्स की। ठीक है, देखो ये रहा, ये अबाउंडेंस ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वो जो ऊपर वाला था ना फार्मूला। तो ये कह रहा है भाई लेट कर लेते हैं कि भाई बोरोन ये वाला है वो कितना परसेंट पा रहा है, 100 नहीं x%। ठीक है, अब ये वाला कितना परसेंट पाएगा अर्थ पे, तो 100 में से क्या कर दो x% को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें बाकी का ये मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि बोरोन के दो ही आइसोटोप है यहाँ पर दिए हुए है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप कि भाई आइसोटोप्स है वो कितने परसेंट पाया जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है 10, ये वाला मास x से मल्टीप्लाई करके प्लस ये वाला मास 100 माइनस x परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में है मेरे पास। ठीक है, और जो ये एटॉमिक मास दिया हुआ है एवरेज वाला वो दिया हुआ है हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हमने इक्वल में कर दिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20% आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये जो बोरोन है वो 20% पा रहा है। ठीक है, अब बी वाला कितने परसेंट पाएगा, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 80%। तो बी वाला आइसोटोप कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, तो ये आया समझ में। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास ये समझ में आया होगा, और पूरी जो कहानी थी इसके पीछे की वो समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, और सैंपल प्रॉब्लम भी समझ में आ गया कि भाई एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में आगे का करेंगे, आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू।